So its value signifies the electron in the orbital. Electron in the orbital अपन लिख सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब अपन सबको पता है कि भाई ऑर्बिटल जो होता है वो अपन एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, ऐसे एक बॉक्स से अपन डिनोट करते हैं। तो उस बॉक्स में जो अपन डिनोट करेंगे, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे भाई उसमें ना एक इलेक्ट्रॉन, अपन एक बॉक्स में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होता है, तो इनमें एस का वैल्यू भी अपन को देना होता है। सिंस अपन में बहुत सारे वैल्यूज, जैसे ना माइनस वैल्यू भी दे चुके हैं, जीरो भी दे चुके हैं, प्लस भी दे चुके हैं, लाइक दैट वी आर एबल टू रिटर्न। वो एल के वैल्यू दे चुके हैं ना ये अपन। सो एल का वैल्यू तो अपन ने 1 2 3 4 दिया, लेकिन फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल अपन ने लिखा ना, एम का वैल्यू भी लिखा अपन ने प्लस माइनस एल, और उसमें जीरो भी है, और एल का वैल्यू अपन ने पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे 0 1 2 3 दिया, एस के लिए 0, लाइक दैट वो लास्ट क्लास में पढ़ा अपन। तो अब जो वैल्यूज अपने पास मतलब बचे हुए हैं, मतलब देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट, मतलब एस का वैल्यू अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर जो था ना, एन एल और एम, ये तो अपन ने कैलकुलेट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल जो होता है उसके बेसिस पे अपन ने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे अपन ने कैलकुलेट किए थे। तो अभी अपन क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई वैल्यूज तो है नहीं, मतलब इंटीजर में ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, एस का वैल्यू, सिंस इसमें एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है, सो द इलेक्ट्रॉन व्हिच शोज, इलेक्ट्रॉन व्हिच शोज, अपन इसको ना अप स्पिन बोल देते हैं, ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपन अप स्पिन बोल देते हैं, शोज अप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन उसे राइट अपन बोल देंगे अपन उसको, दैट इज अप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज जनरली अपन ऐसे ही बोलते हैं कि देख भाई, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो अपन ऑर्बिटल जनरली ऐसे एक सर्कल से डिनोट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, क्योंकि उनमें रिपल्शन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में भी घूमता है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जैसे अर्थ करता है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और ऑर्बिट में भी घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो अपन कहेंगे इधर आके तो वो ऐसे रोटेट करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना, क्योंकि फिर वो, या अपन ऐसे एज्यूम कर लें कि पहले उसका एक्सिस नॉर्थ और साउथ ऐसे था, और बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट करता जाएगा तो नॉर्थ नीचे की तरफ आ जाएगा और साउथ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसलिए अपन उसे अप स्पिन और डाउन स्पिन बोलते हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, है ना, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से अपन उसे ऐसे बोलते हैं। तो अपन कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन शोज अप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको अपन क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो डाउनवर्ड जो लिखते हैं अपन वो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन व्हिच शोज अप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो अपन इसे लिख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओन एक्सिस है ना, अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो उस केस में अपन बता सकते हैं, उसके लिए अपन एस का वैल्यू जो है वो प्लस दे देंगे, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज अपन दे चुके हैं, तो अपने पास सिर्फ इंटीजर ही बचा हुआ है, तो अपन इंटीजर दे दिया। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन, अब अपन ये डाउन स्पिन इसको बोल देते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन शोज डाउन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो अपन उसे डाउन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, वेटिंग रूम में है कोई, देखते हैं अपन वेटिंग रूम में कौन है भाई, वेटिंग में, अब इसमें वेटिंग में,
एक मिनट अपन फिर सबको एडमिट कर लेते हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया यार, वैसे वेटिंग रूम तो मैंने नहीं रखा हुआ है, एनेबल वेटिंग रूम नहीं, अभी तो नहीं किया था, अभी तो अपन ने वेटिंग रूम नहीं रखा हुआ है। चलो जरूरत पड़ेगा तो अपन रखेंगे वेटिंग रूम, अदरवाइज अभी तो नहीं था वेटिंग रूम, ठीक है ना। अगर मीटिंग में वेटिंग अपन एनेबल नहीं किया मैंने भी, तो मे बी पॉसिबल कुछ नेटवर्क इशू होगा। वेटिंग में जनरली तभी रखता हूँ आफ्टर जब सब लोग ज्वाइन कर चुके हो, तो फिर वेटिंग डाल देता हूँ इसमें। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिख लेंगे अपन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देते हैं भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन एक्सिस। तो अपन कहेंगे ये -1/2। अब इन वैल्यूज का कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है इनका कि +1/2 और -1/2। मेरे पास कोई नंबर्स नहीं थे इसलिए मैंने उसको दे दिया। सो देयर इज नो क्लासिकल मीनिंग ऑफ दीज नंबर्स, जस्ट हमें ये बताने के लिए कि अगर एक का स्पिन अपवर्ड है तो दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड जाए। मैं -1 और -2 भी लेना, -1 और +1 भी लेना चाहता था, लेकिन वो वैल्यूज अपन ऑलरेडी एम में ले चुके हैं। सो देयर इज नो क्लासिकल मीनिंग और डेरिवेशन फॉर दीज वैल्यूज, सो देयर इज नो क्लासिकल एनालॉग बोलते हैं अपन उसे। सो देयर इज नो क्लासिकल मीनिंग or formula to calculate the value of s, meaning or formula that is a derivation to calculate value of x, value of s, ठीक है ना। उसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है, बस हमें कोई नंबर तो देना था इसलिए अपन ने दे दिया, ठीक है। तो अपन ने वो नंबर लिखा और ठीक है। तो अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब उसमें देयर इज नो क्लासिकल मीनिंग। अब अपन कहेंगे भाई अगर मुझे मैग्नेटिक स्पिन कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, तो अपन मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो अपन ना उसे एम एस लिखते हैं, एम एस इज अ मैग्नेटिक स्पिन। वो होता है √(s)(s+1), मैग्नेटिक स्पिन है, और h/2π लिखना होता है। अभी अपन h/2π को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये h/2π जो है, h/2π अपन ने काफी जगह यूज किया है, अपन इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं h/2π को। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट दिस एज h/2π को अपन डायरेक्ट h लिख लेते हैं। सो अगर आप h लिखोगे और ऐसे एक लाइन बना दोगे तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट h। इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं डायरेक्ट h, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो सिंस अब अपने पास वैल्यू ऑफ s, आपके पास वैल्यू ऑफ s तो दो ही पॉसिबल है, s इज इक्वल टू +1/2 या फिर -1/2। देयरफॉर ms विल बी इक्वल टू, अब s का वैल्यू अपन माइनस तो ले नहीं सकते इसमें, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। रूट कैसे लिख सकते हैं नेगेटिव का, वो भी फ्रैक्शन में, तो इसको अपन हमेशा +1/2 लिखेंगे। सो वैल्यू ऑफ s, जो मैग्नेटिक स्पिन जो होगा, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। लिख सकते हैं दिस इज 3/2 इंटू 1/2, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 3/2 इंटू 1/2, ठीक है। और उसका रूट लिखेंगे अपन, सो 3/4 लिख सकते हैं अपन, 3/2 इंटू 1/2 और रूट ऑफ दैट, सो वो अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो ये वैल्यू मैग्नेटिक स्पिन की हमेशा फिक्स होगी। ये क्वांटम नंबर्स थे। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, आपने हमें क्वांटम नंबर्स बता दिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आपने क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ा। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा, हमने क्वांटम नंबर्स भी पढ़ा, और क्यों पढ़े, बिकॉज हमको फोर्थ मॉडल ऑफ एटम पढ़ना था। ये हमने पहले आपको बताया कि फोर्थ मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले हमें काफी चीजें और पढ़नी होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे जैसे अब एप्लीकेशंस की, भाई क्यों किया अपन ने ये। तो एक होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर,
quantum numbers for an electron so that we can predict the location of electron around nucleus, its location around the nucleus, its location around nucleus. ठीक है ना, इसलिए अपन ने उसको पढ़ा। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई कैसे आप बताओगे। तो अपन को एक क्वेश्चन गिवन था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अब अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। मेरे पास क्लोरीन एटम गिवन है और क्लोरीन एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। Cl एटम के लिए तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl। एटॉमिक नंबर 17 होता है, अपन सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होता है क्वांटम नंबर्स। अब अपन को पता है कि भाई जो ये 3p5 होगा क्योंकि 17 है, यहाँ तक कंप्लीट फिल करोगे तो 18 हो जाएगा। सो अपन को पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3p5, मतलब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, दिस विल बी द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, अगर अपन चेक करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, 3p और इसके पावर में, तो इधर 5 हो गया। तो अपन कहेंगे देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये जो वैल्यूज है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अपन कहेंगे n का वैल्यू तो 3 होगा और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट ना। p के लिए l का वैल्यू तो 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू 1 हो गया, और l का वैल्यू अगर 1 हो गया तो m का वैल्यू अपन को पता है -1 0 और +1 होता है। तो क्योंकि अपन को पता है ना, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ l द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू दिस मच। अब होगा क्या ना, m के वैल्यू 3 तो थे क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होता है, अपन को पता है, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। तो इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन यहां तक जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यहां तक जो इलेक्ट्रॉन थे वो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, राइट। इस ये वाले आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ठीक है ना। तो 12 के बाद p में जो इलेक्ट्रॉन था ना, 13 14 15 16 और ये 17th इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। तो अभी सिंस तीनों का एनर्जी एक जैसा है, सिंस एनर्जी ऑफ px py and pz is same, मतलब they are degenerated orbitals, so the 17th electron can be accommodated in any of the orbitals of these orbitals। मतलब इनमें से मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां लिखने के यहां भी लिख सकता था, any of these orbitals। so value of m, so we cannot predict exact value of m। अब वैल्यू ऑफ m ना इन तीनों में से कौन सा होगा ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन तीनों में से एक वैल्यू जरूर होगा। आप -1 लिखोगे, 0 भी लिख सकते हो या फिर +1 भी लिख सकते हो। तो अपन को क्या करेंगे, अपन से पूछेंगे बताओ वैल्यू ऑफ एल एम क्या होगा, तो अपन तीनों में से कोई भी बता सकते हैं m, क्योंकि अपन को पता है अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ m बताना है तो आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट बताया था मैंने आपको, उसमें रखना होगा जब ये ऑर्बिटल्स भी अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में स्प्लिट होते हैं, तभी अपन बता सकते हैं। और अपन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एटम के बारे में मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस, मैं ये नहीं कह रहा कि अपन इसके लिए m-1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं, तीनों ही करेक्ट है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा। तो अपन लिख देंगे भाई -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, क्योंकि तीनों करेक्ट है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। और इलेक्ट्रॉन का फिलिंग भी, जैसे अपन ने कहा कि भाई पहले ऊपर की तरफ एरो फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं नीचे की तरफ, तो आप पहले तीनों में नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, फिर पेयरिंग करते ऊपर की तरफ, तो एस का वैल्यू भी अपन कहेंगे फिक्स नहीं बता पाएंगे अपन। सो सिमिलरली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस आल्सो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, वो कुछ भी हो सकता है, उसको भी प्रेडिक्ट करना अपने लिए मुश्किल होगा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन क्वांटम नंबर्स में थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि अभी ये तो अपन को पता चला, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, एक तो अपन से यही क्वेश्चन बता सकते हैं वो कि लिखो क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगे। दूसरा अपन इसमें कुछ और भी लिखते हैं, ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दैट इज एग्जांपल बी लिख लेते हैं अपन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, है ना। क्लोरीन एटम का 11th इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, है ना, क्लोरीन एटम। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके लिए भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए, 17 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 4 हो गए, अब टोटल ये 10 हो गए, 2 + 2 + ये, इसका मतलब है मेरे पास 11th इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ये अपना 11th इलेक्ट्रॉन है ना। और 3p5 भी होता है, लेकिन 11th इलेक्ट्रॉन तो इसमें प्रेजेंट है, सो अपना 11th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब है n का वैल्यू तो 3 हो गया, वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n का वैल्यू तो 3 हो गया, और s ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो l का वैल्यू तो क्या होता है इसके लिए 0, तो m का वैल्यू भी हो जाएगा 0, और s का वैल्यू हो जाएगा ±1/2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ लिख सकते हो, फिर इसको बॉटम की साइड, या इसको डाउन स्पिन लिख के इसको अप स्पिन लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी। तो इस टाइप से अपन को कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। ठीक है, वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर के एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन तुम लोग करके देख लो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और मैं यहाँ पर एक ऐसे लिख लेता हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर, राइट, कैन राइट दैट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ, है ना, फॉर 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ Ni। निकल का 28th इलेक्ट्रॉन, निकल का एटॉमिक नंबर 28 ही होता है, ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 ही होता है, तो आंसर लिखते हैं अपन। तो निकल आंसर ये 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखो और मुझे चैट में आंसर आप बता सकते हो, आपको चैट में आंसर बताना पड़ेगा क्वांटम नंबर्स का, मतलब यू इंटरेक्ट भी ना, थोड़ा इंटरेक्ट भी करोगे तो अच्छा आएगा, फिर सीखने में और मजा आएगा, थोड़ा इंटरेक्ट करो और कोशिश करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं।
सर n इक्वल्स टू 4 आएगा। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओ सर सबसे पहले 1s2 लेंगे, फिर 2s2। 2p6 3s2 यस सर। 3p6 3s2 3। तो आपका जो 28th इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल ओ सर देन n विल बी 3। है ना। नहीं मतलब तुमने आफ्बा प्रिंसिपल में गलती की होगी ना बेटा, कोई बात यस सर। है ना। तो अपना एन का वैल्यू तो ये हो गया 3 हो गया, और एल का वैल्यू कितना होगा 2। 2। ठीक है। एम का वैल्यू अपन लिख लेंगे भाई +-2 +-1 और 0, मतलब -2 से +2 तक कोई भी हो सकता है वैल्यू, है ना, क्योंकि वो तो आपने कहा था कि फिक्स नहीं होता। और एस का वैल्यू आप +-1/2। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वांटम नंबर्स। यस सर। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक Excuse me, कॉन्फ़िगरेशन sir. आना चाहिए, है ना। उसके लिए अपन को क्वांटम नंबर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे एन एल और एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एन की वैल्यू जो होती है वो ये वाला जो शेल होता है उससे होता है। ये तो शेल हो गया ना कि शेल में इलेक्ट्रॉन था, और डी से बताते हैं, डी के लिए वो सबशेल होता है। तो सबशेल की वैल्यू कितनी होती है, तो अपन को पता है एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ये मैंने बताया पहले आपको, क्वांटम नंबर पढ़े ना अपन ने। तो डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, ये वैल्यू ऑफ एल होता है डी से। किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अपन उससे एल का नाम वैल्यू बताते हैं। अब जो भी एल का वैल्यू आएगा, एम का वैल्यू +-एल, जो भी एल का वैल्यू आएगा उससे एम का वैल्यू +-एल और 0। एस का वैल्यू तो हमेशा ही +-2 है ना। तो जो अपन ने क्वांटम नंबर्स पढ़े उसी के बेसिस पे बता दिया मैंने। और अपन को एक बात पता होता है, वैल्यू ऑफ एन, राइट ना, एन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एल होगा। वैल्यू ऑफ एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और वैल्यू ऑफ पहले अपन ऐसे लिखना है वैल्यू ऑफ एन, ठीक है चलेगा ना। वैल्यू ऑफ एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एल का वैल्यू। तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें मैं तुमसे पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स of quantum numbers is मैं नॉट पॉसिबल पूछ लेता हूँ। मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ। पॉसिबल का मतलब है इनकरेक्ट पूछ रहा हूँ। तो एक तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई, कुछ ऐसे लिख देता हूँ ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है कौन कौन से नहीं होंगे। अगर एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 0 है, एम का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू +-1/2 है। एन का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू -1 है, एस का वैल्यू इट इज 1/2। सी में मुझे गिवन है एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 0 है, एम का वैल्यू +1 है और एस का वैल्यू 1/2 है, +-1/2। एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू 2 है और एस का वैल्यू -1/2। एन का वैल्यू 5 है,
एल का वैल्यू 3 है, एम का वैल्यू 0 है और एस का वैल्यू 1/2, एन का वैल्यू 2 है, एल का वैल्यू 3 है और एम का वैल्यू 1 है और एस का वैल्यू ±1/2। मेरे पास ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जो अपन को बताना है। तो एक बात तो अपन को अच्छे से पता है कि अपन एन और एल का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन एम का एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। लेकिन हमें ये तो पता है कि एन एल के वैल्यू से एम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल। तो क्योंकि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और मेंस में तो एक पक्का क्वेश्चन समझो, तभी तो इतना सारा क्वांटम नंबर पढ़ा है आपको कि मेंस में अपन को एक क्वेश्चन तो पक्का, एडवांस में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मेंस में, बट मेंस में बहुत ज्यादा चांसेस है। अब बताओ इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं। तो सी पॉसिबल नहीं है। ये ए वाला जो है ना वो 3s की बात कर रहा है, यस बी वाला 2p की बात कर रहा है, ये वाला 3s की बात कर रहा है। सर, पर सी वाले में सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 कैसे आ सकता है? लिखते हैं पहले अपन ये लिख लेना, क्योंकि इनके बेसिस पे अपन ऑर्बिटल तो बता ही सकते हैं। ये 4p की बात कर रहा है, ये 5f की बात कर रहा है, इन दोनों के बेसिस पे बता रहे हैं अपन। फिर बाद में चेक करेंगे कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। ये 3f की बात कर रहा है, यहाँ 3p की बात हो रही है और यहाँ पर आप 5s की बात कर रहे हो। अब पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं। m का जो वैल्यू है वो l के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये तो बराबर है, पॉसिबल, ये भी बराबर है, पॉसिबल है। लेकिन ये m का वैल्यू बड़ा है जबकि l का वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए सी वाला नॉट पॉसिबल। वैल्यू ऑफ m कैनॉट बी ग्रेटर देन l, m का वैल्यू कैनॉट बी ग्रेटर देन l, कभी नहीं हो सकता। ये 4p है, ठीक है, लेकिन इधर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। m का वैल्यू 2 है, सो वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन l, वो पॉसिबल नहीं है। यहां भी वही बात था जिससे पॉसिबल नहीं था। ये m का वैल्यू छोटा हो सकता है बिकॉज l का वैल्यू अगर 3 है तो ±l ना, उसमें इंक्लूडिंग 0 भी आता है। ये भी छोटा है तो पॉसिबल है, m का वैल्यू छोटा है l से। इधर m का वैल्यू छोटा है l से चलेगा, इधर m का वैल्यू बड़ा है l से, तो ये नहीं चलेगा। तो C पॉसिबल नहीं है, D पॉसिबल नहीं है और H भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे के सारे पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हैं। बाकी तो अपन सारे के सारे क्वांटम नंबर्स ले सकते हैं। बाकी सभी पॉसिबल है। किसी को डाउट है तो बोलो। और अगर अपन को सिर्फ सबशेल बताना है कि कौन सा सबशेल है 3s, तो उसमें तो n और l से ही बता देंगे, n और l के वैल्यू से ही अपन सबशेल बता देंगे कि कौन से सबशेल की बात कर रहे हो आप। लेकिन पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पर मुझे n, l और m बताना होता है। n का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा l से और l का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा m से, m बड़ा नहीं हो सकता l से, m कभी बड़ा नहीं हो सकता l से।
सर वन डाउट, बोलो। तो m की वैल्यू दी होगी तो क्या मतलब -1 0 और +1 ऐसे दे सकते हैं m की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चंस में? एल की वैल्यू, m की वैल्यू सर, m। हाँ हाँ अरे नहीं, ऐसे पूछेंगे तो एम का कोई एक ही वैल्यू लिख के बताएंगे, और अगर उन्होंने -2 लिखा है इसका मतलब वो 2 ही अज्यूम करना है, क्योंकि ओके वो सर। किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है ना। वैल्यू ऑफ एम कैन नॉट बी ग्रेटर देन एम, वैल्यू ऑफ एम। अब अगर किसी को डाउट है तो बता देगा कि भाई मुझे डाउट है, डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द क्वांटम नंबर्स का जो यूज अपने लिए है वो। अब अपन को क्वांटम नंबर्स भी पता चलता है। अब अपन पढ़ेंगे द मॉडल ऑफ एटम ना, वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करें। वो तो श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मॉडल या फिर अपन कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें ना डायरेक्टली अपन ऐसे आते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, आप तो ये बता दो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो अपन इसमें डायरेक्टली इस पे आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें सॉल्व कैसे करना है। एक तो हमसे पूछेंगे कि भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है जिससे अपन ने क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया। तो श्रोडिंगर एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus by an equation called that is wave equation। तो अपन से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई इसका इक्वेशन बताओ क्या था। डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इक्वेशन पूछ लेंगे अपन से। डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। इसमें अपन इसमें रिड्यूस मास भी लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर एम ये या एम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज द टोटल एनर्जी लिख लेंगे अपन, इंटू शाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये सब है क्या। जो अपन ने ऐसे एक त्रिशूल जैसे बना रखा है ना, दिस इज कॉल्ड शाई, इसको अपन शाई से प्रोनाउंस करते हैं। और वेव मैकेनिकल मॉडल बोल रहा है तो इट सिग्निफाइड दिस सिग्निफाइज, शाई जो है वो सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल है, इसलिए अपन उसमें ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई वेव गिवन होता, तो ऐसे अगर मेरे पास कोई वेव गिवन होता तो मैं उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है, ऐसे वो एम्पलीट्यूड अपन को पता है क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम से जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो ये क्रेस्ट और ट्रॉ जो होते हैं उनको अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इसी एम्पलीट्यूड को मैं साई से डिनोट कर रहा हूँ। शाई तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, सो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव,
this is second derivative differentiation along x-axis for the wave. So this is the second derivative right for wave function जो शाई है along x-axis, अपन ने ये शाई लिखा along x-axis। तो जैसे मान लो ये x-axis होता तो ये y-axis हो जाता, तो अपन y के along भी ऐसे वेव बनाना होता है, तो that is along x-axis। तो x, y, z तीनों, because atom is spherical in shape, symmetrical होता है, उसमें तीनों axis होता है, ये along x-axis, y-axis, z-axis। अगर कोई ग्राफ सिर्फ नीचे की तरफ जाता है तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है d/dx। अगर कोई ग्राफ नीचे आने के बाद ऊपर भी जाएगा तो फिर हमें उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए अपन उसे सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना, इसलिए अपन उसे सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द सेकंड डेरिवेटिव। और वेव अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन क्रेस्ट लिखेंगे तो ट्रॉ भी लिखेंगे, तो वो अब भी ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, इस टाइप से डेरिवेटिव होंगे। तो मैं आपको मैक्सिमम पार्ट बताऊंगा कि भाई ये क्या क्या पार्ट्स हैं और अपन को क्या क्या चाहिए, बिकॉज सारा इक्वेशन ड्राइव करना ये सब नहीं है अपने सिलेबस में, और ड्राइव करेंगे तो अक्टूबर भी निकल जाएगा। और आप ये सर वो आपने सिग्मा लिखा है ना इक्वेशन में, या शाई PSI ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना, क्योंकि नहीं सर ये वाला पार्ट, हाँ इस पार्ट में नहीं, ये जो होता है ना डेरिवेटिव में d/dx लेते हैं ना आप, फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। यस सर। ये डिफरेंशिएशन होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, तो d जैसे दिखता है, d होता नहीं, उसको डेल बोलते हैं। ओके सर, तो वही मुझे लगा सर वो सिग्मा है, इसीलिए एक बार पूछा। नहीं, वो सेकंड मतलब वो ना पार्शियल डेरिवेटिव है। तो मैं बोल रहा था आपसे कि अगर अपन पूरा पढ़ेंगे ना तो 2 महीने और लग जाएंगे अगर पूरा पढ़ेंगे तो। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बच्चे अप्रैल में ज्वाइन किए थे उनको पढ़ाया हुआ है मैंने सारा, लेकिन अगर अपन पढ़ेंगे बेटा तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा, 11th का भी आधा नहीं हो पाएगा, फायदा नहीं। तो अपन को थोड़ा सा पार्ट आपको मैं कट करके, जो एग्जाम में नहीं आता उसको कट करो, हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा एग्जाम निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें नॉलेज मतलब बहुत ज्यादा हो वो जरूरी नहीं है, अगर कुछ एग्जाम में आता है तो आप जल्दी से सीधा बताओ और खत्म करो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो, क्योंकि ये अपना पहला टॉपिक चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कोई टॉपिक नहीं होता, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कोई टॉपिक नहीं होता, तो ऐसे ही पढ़ाते, इसलिए अपन को सिलेबस काफी आगे जल्दी ले जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं हाँ जल्दी जल्दी कर दो, ऐसा नहीं, तो समझाऊंगा मैं आपको, नो। तो m is mass of electron, E is the total energy of the shell, total energy of the shell, and V is the potential। ये पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द शेल का रिलेशन भी पता है अपन को, टोटल एनर्जी इक्वल टू आता है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो अपन को पता है, वो सीखा हुआ है। अब एक्चुअली वेव मैकेनिकल मॉडल जो होता है ना वो ऐसे होता है, जैसे अपन एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेव बना, तो वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब होता है कि जहां फ्रॉ और क्रेस्ट है ना वहां शेल है, मतलब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर यहां पर फर्स्ट शेल, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर यहां पर सेकंड शेल, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर यहां पर थर्ड शेल। तो वेव के फॉर्म कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, जैसे जैसे वेव बढ़ता है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेल है, फिर बीच में 0 हो जाता है एम्पलीट्यूड, इसका मतलब वहां पर लोड है,
जब शाई का वैल्यू 0 होता है व्हेन देयर इज अ नोड, तो यहाँ पर नोड है, फिर शाई का वैल्यू डिक्रीज हुआ 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 इधर, फिर शेल है और इसके बाद फिर इधर। तो ये जो नोड पोजीशन आते हैं ना, ये दो शेल के बीच में ही शाई का वैल्यू 0 होता है, फिर शाई का वैल्यू, फिर शाई का वैल्यू। तो ये जो वेव के फॉर्म में उसने बताया कि जैसे जैसे वेव होता है ना, तो वेव का क्रेस्ट आया, वहां पर शेल है, ट्रॉ आया, वहां पर शेल है, फिर क्रेस्ट आया, फिर शेल है, फिर ट्रॉ आया, फिर शेल है, तो वेव के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल। सर बोलो। सर वो डी बना है आपने, उसको क्या बोला था उसका? उसको ना पार्शियल डेरिवेटिव बोला था, लिखा था। पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट होगा उसका बैकअप हो, तो जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट होंगे उनका बैकअप होगा, और आपका जल्दी बैकअप खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका एक बैकअप क्लास होगा, तो वो मे बी इसी वीक में पॉसिबल होगा, शुरू हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकअप, और आपका फिर ये वाला क्लास में चलता रहेगा। तो बैकअप मैं शुरू करवा देता हूँ, इसी वीक में शुरू करवा दूंगा। तो हाँ, वी आर गोइंग टू राइट दैट ईपी क्या है और वी क्या है वो अपन को पता चल गया। तो वो ये जो बोला था मैंने उसको डेल बोलते हैं अपन, इसको ऐसे। तो डेल का साइन है जो सेकेंडरी पार्शियल डिफरेंशिएशन शो बताएगा, अपन को सिग्निफाई करेगा, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, दूसरा इसका लिखने का तरीका होगा, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है ना डेल स्क्वायर वाले पार्ट, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, एक छोटा फॉर्म लिख के कि भाई ये डेल स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये शाई मैंने कॉमन ले लिया इन तीनों में, ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ और शाई को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचे हुए पार्ट को ये लिख देता हूँ प्लस 2 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v शाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा बनाया ना अपन ने, ऐसे उल्टा डेल्टा जो बनाया, दैट इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये एक छोटा करने के लिए इक्वेशन को एक अपन ने ऑपरेटर ले लिया, इसको अपन कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो ये जो अपन ने लिखा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये वो लैप्लेशियन ऑपरेटर है। तो वी नो दैट लैप्लेशियन ऑपरेटर जो है उसका वैल्यू क्या होगा वो अपन लिख सकते हैं यहाँ खुद से देख के। लैप्लेशियन ऑपरेटर का वैल्यू मतलब ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल सिक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो इक्वेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इससे भी ज्यादा शॉर्ट लिख सकते हैं अपन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ये एच कैप शाई इज इक्वल टू एनर्जी में एक कैप लगा लेते हैं ऐसे, और शाई ये भी लिख लेते हैं वेर एच इज कॉल्ड। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फिर उसमें एच जो होगा, एच कैप जो है दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ठीक है, वी कैन राइट दैट, और यहां से अपन अरेंज कर सकते हैं, ई अपन को लेके जाना है अंदर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ई को सॉल्व कर लेते हैं लाइक दैट वी कैन राइट।
तो जरूरत पड़ेगा तो अपन ऐसे लिख के और बता सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू। ठीक है ना? तो इससे अपन एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि एच कैप क्या होगा, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, बट मे बी पॉसिबल कोई पूछने वाला नहीं। ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, the Schrodinger equation, we get the three quantum numbers n, l, and m to explain the position of electron around the nucleus. To explain the position of electron around the nucleus. The nucleus. ठीक है? ये वैल्यू शाई जो होता है, इट सिग्निफाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। सो ये क्या लिखा आपने? Value of psi signifies the amplitude of wave function of wave। तो वो wave था, वो वाटर जैसे लग रहा था, तो that is a wave, amplitude of wave। Psi is called orbital wave function। Wave function Psi को अपन orbital wave function बोल सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल का एक wave function होता है। Each orbital has its own wave function। Each orbital is signified by wave function। हर एक ऑर्बिटल को अपन एक वेव फंक्शन से सिग्निफाई करेंगे, दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो शाई से रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक ऑर्बिटल का एक शाई का वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मतलब जितने भी ऑर्बिटल अपन ने लिखे हैं, मतलब एक बॉक्स के लिए एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल एक बॉक्स होता है, तो हर एक बॉक्स का एक शाई का वैल्यू होता है। नेक्स्ट पेज पे तो we'll read that by significance of psi। पहले अपन उससे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ psi भी लिखेंगे। ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन अपन ने psi से डिनोट किया उसको, दैट इज इक्वल टू psi। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन। एक होता है रेडियल वेव फंक्शन, जिसको अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन जो कि अपन थीटा से या ए से डिनोट कर लेते हैं। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है वो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करता है। एन, एल और एम, तीन क्वांटम नंबर पे ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड करेगा, एन, एल, एम पे। ठीक है, तो वो तीन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, एन, एल और एम पे। जो रेडियल वेव फंक्शन है दैट विल डिपेंड ऑन एन एंड एल, एंड द एंगुलर वेव फंक्शन जो होगा वो एल और एम पे डिपेंड करता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये प्रोडक्ट है, प्लस लिखा हुआ है मैंने, उसको हटा देता हूं मैं। वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन दैट इज इक्वल टू दिस, वेयर R, that is a radial wave function, signifies the distance of electron from the nucleus, and angular wave function A, that is theta, depends on
So its value signifies the axis on which the electron is present, along which electron is present. Electron is present. उसको अपन नहीं बोलते फंक्शन। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट में थोड़ा सा स्ट्रेट अवे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, लेकिन अपन को थोड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट, ये एडवांस वाला पार्ट होगा, मेंस में तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे मैं लिख रहा था वैसे अपन आगे लिखते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ शाई देख लेते हैं ना, सिग्निफिकेंस ऑफ शाई। ऑफ शाई तो एक पॉइंट तो होगा कि भाई सिंस इट ओनली signifies amplitude of wave, so there will be no significance of psi to locate the position of electron in atom. तो ज्यादा कुछ अपन बता नहीं पाए इस केस से, क्योंकि सिर्फ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, उसी से बता देते हैं। its value can vary, its जो शाई का वैल्यू है, वैल्यू कैन वेरी from minus infinity to plus infinity. अब एक वेव में अपन क्या बताते हैं, मतलब अपन को पता है कि भाई ये ऐसे होता है। अब पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो अपन कहेंगे नहीं वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बताएगा। हाउ कैन यू से दैट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विल बी नेगेटिव? इसलिए अपन ने लिखा कि भाई कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें मिला नहीं उससे। अब एक वेव है तो अपन कहेंगे भाई देखो अपन को तो ये मतलब एग्जैक्टली कहाँ वेव खत्म हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं, उसका वैल्यू वेरी कर सकता है। बट हाँ, उसका वैल्यू पहले शुरू में न्यूक्लियस के बाद ऐसे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम आएगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव 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 मैक्सिमम नेगेटिव, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर जीरो आ गया, फिर उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूअसली वैल्यू जो है शाई की वो बढ़ती रहे। सो इट्स वैल्यू इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस है ना, और मतलब अपन कहेंगे इट्स वैल्यू इज कंटिन्यूअस एंड एक तो वो कंटिन्यूअस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे फिर जीरो आ गया, फिर इधर वैल्यू बढ़ती रहेगी फिर जीरो आ गया, तो वो कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूएशन है उस पर वैल्यूज में। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगा उसका, जैसे इधर एक ही वैल्यू है, इधर भी एक ही वैल्यू है, मतलब इट इज सिंगल वैल्यू, एक पॉइंट पे उसका एक ही वैल्यू होगा। एंड अगर आप डिपेंडिंग की भाई फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, सेकंड शेल की बात कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। एंड फाइनाइट फॉर अ पर्टिकुलर शेल। तो अब आपने लिखा कि भाई वैल्यू ऑफ शाई जो है उसमें तो आपने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई नो सिग्निफिकेंस, तो फिर अपन कहेंगे एक इंटरप्रिटेशन लेंगे अपन, बॉर्न इंटरप्रिटेशन। ये बॉर्न इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो कहता है कि भाई वेव मैकेनिकल मॉडल में अपन ने वेव के हिसाब से लिखा है मॉडल ऑफ एटम। ये अपन जो मॉडल ऑफ एटम लिख रहे हैं वो वेव के हिसाब से लिख रहे हैं। भाई जैसे अपन ने वेव मैकेनिकल मॉडल लिखा तो अपन ने कहा वेव्स आप ऐसे बना रहे थे, उसी हिसाब से मैंने मॉडल ऑफ एटम लिखा ऐसे अपन ने। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया,
जहां पर भी क्रॉस एंड ट्रॉ है वहां पर शेल है। ऐसे अपन अच्छे से बना लेंगे वेव को, तो अपन इस टाइप से बनाएंगे। बॉर्न इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर मान लो मेरे पास साउंड वेव है, तो जो सोर्स ऑफ साउंड होता है वहां एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, फिर एम्पलीट्यूड ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए। ट्रांसवर्सिव वेव बोलते हैं। अगर कोई वेव ऐसा है जिसमें वेवलेंथ छोटा नहीं होता है, तो उसको अपन कहते हैं स्टेशनरी वेव। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ 10th क्लास में, स्टेशनरी वेव्स एंड द ट्रांसवर्सिव वेव्स। बॉर्न इंटरप्रिटेशन है, उसने क्या किया था, उसने अपन को किसी भी वेव में, जब अपने पास कोई भी वेव होता है तो वो कहता है कि अगर मुझे किसी भी वेव में किसी भी पॉइंट पे अगर साउंड कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देता था और उससे अपन को इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करके मिल जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हियर, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हियर, तो वो जैसे जैसे दूर जाते थे इंटेंसिटी कम होती थी। टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और लाइट भी होता था, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, brightness of light at any point, we have to calculate the intensity. We have to calculate the square of amplitude at that point. तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कर देता हूं तो मुझे इंटेंसिटी मिल जाता है। दैट्स द फॉर्मूला फॉर फिजिक्स, और वो होता भी है, फिजिक्स में एक्सप्लेन भी करते हैं। पर तो यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ना है, पर तो सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन यूज करना है। तो सिमिलरली अपने पास एम्पलीट्यूड क्या है, क्षण, उसका स्क्वायर कर लो। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ शाई, मतलब शाई स्क्वायर जो होगा अपने पास, should indicate the intensity of presence of electron, at any point. तो इंटेंसिटी ऑफ पेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, उसको फिर सिग्निफाई करना चाहिए अपने लिए, है ना। फिर अपन कहेंगे अगर आप स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड लेते हैं तो। सो शाई स्क्वायर इंडिकेट्स या signifies the probability density of electron at any point in an atom. ये जो रीजन वहां पर अपन लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां पर अपन ढूंढ रहे हैं, उसी रीजन को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। These probability density region जो होते हैं, these are called orbitals. So the region where, आगे लिखें अपन नेक्स्ट पेज पे, आप लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। सर बोलो। मैं नहीं समझा ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन, वापस समझाओ ना। बॉर्न इंटरप्रिटेशन होता है लाइट और साउंड। जैसे लाइट का ब्राइटनेस होता है ना, तो ट्यूबलाइट जहां जल रहा होता है, जहां ट्यूबलाइट होता है,
वहां बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है लाइट का इंटेंसिटी कम होता जाता है। ठीक है, अब वो कहता है यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लोगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा, यहां पर लोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, यहाँ पर लोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। मतलब रूम के बाहर, अगर डोर के बाहर आप कैलकुलेट करोगे ना तो और कम इंटेंसिटी होगी, इधर और कम इंटेंसिटी होगी। तो उसने अपन ने वही कंसेप्ट यूज कर लिया एटम में कि भाई आपको एम्पलीट्यूड तो आप बोल ही रहे थे इसको कि भाई ये एम्पलीट्यूड है, शाई को एम्पलीट्यूड बोल ही रहे थे आप, तो आपने कहा कि भाई स्क्वायर कर दो उसको। तो आप जैसे उसको ले रहे थे वैसे एटम में भी कर दो कि भाई किसी भी पॉइंट पे शाई ले लो और उसका स्क्वायर कर देना। तो अगर वेव की बात कर रहा हूं तो वेव में जब भी आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो जिस पॉइंट पे आपने वेव को लिया हुआ है उस पॉइंट पे जो भी एम्पलीट्यूड रहा होगा, अगर आप वहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो आप अज्यूम कर लेना कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। तो हमने बॉन्ड इंटरप्रिटेशन यूज कर लिया। ओके सर, थैंक यू। ये अपन को बताया गया बॉन्ड इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि भाई अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लो किसी में भी तो आप उस वहां पर आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा लाइट का। तो अपन बता सकते हैं। सो मैंने भी वही किया कि भाई अगर हम बॉन्ड इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि भाई आप किसी भी पोजीशन पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर लो तो उस पोजीशन पे आप ये बता सकते हो कि कितना इंटेंसिटी हो, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमारे पास शाई था, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। शाई क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विच सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड से लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, तो हमने स्क्वायर करके कर लिया। बस वही पार्ट था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। सो हमने कहा भाई ठीक है, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट ऑन करो, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज maximum is called orbitals, इन्हीं को अपन orbitals बोलते हैं, where the probability of finding the electron is maximum। वैल्यू ऑफ शाई स्क्वायर जो होगा वो कभी, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए अपन को चाहिए था वो स्क्वायर करना, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से एक फायदा हो गया कि जो आप मैग्नीट्यूड ऐसे इलेक्ट्रॉन ले रहे थे इसमें ये वाला पार्ट जो नेगेटिव आ रहा था ना, ये नेगेटिव वाले पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इट्स वैल्यू इज ओनली पॉजिटिव। जीरो टू पॉजिटिव देख सकते, अगर नोड्स है तो नोड्स पे जीरो होगा, जीरो टू पॉजिटिव होगा, इट विल बी सिंगल वैल्यू, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये सिग्निफिकेंस होगा साई स्क्वायर। सो साई स्क्वायर सिग्निफाइज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब देखिए अपन ने शुरुआत कहां से की थी, श्रोडिंगर इक्वेशन से। हमसे ये तीन इक्वेशन पूछ सकता है, इनमें से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तीन क्वांटम नंबर्स आएंगे। हमने उस इक्वेशन में शाई लिखा था, तो शाई क्या सिग्निफाई करेगा वहां पर? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, बिकॉज ये वेव मैकेनिकल मॉडल था। लेकिन एम्पलीट्यूड के वेव से हमें क्या फायदा? कुछ भी नहीं, बस हम ये बता सकते हैं कि जहां वेव लेंथ होगा, जहां वेव है मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां शेल है, और जहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 होगा वहां पर नोड्स होंगे। वेव से अपन वही बता सकते हैं बस।
तो अपन ने कहा भाई अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इस एम्पलीट्यूड का एक सिग्निफिकेंस हमको लाइट और साउंड में पता है कि अगर किसी भी एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर किया जाए तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिल जाता है। तो चलो इसमें कर देते हैं। तो इसमें कोई लाइट और साउंड तो है नहीं वेव में, तो अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। वेयर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो अपन ने वो बोल दिया। ये अपन का बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। एक छोटा सा पार्ट लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नोड्स। इस पार्ट को ध्यान रखना, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स मैंने लास्ट क्लास में बताया, और नोडल प्लेन दैट इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एन। नंबर ऑफ spherical nodes, spherical और radial nodes भी बोलते हैं उसे। और radial nodes that is equal to n minus l minus 1. n is quantum number, principal quantum number. ना, और c अपन लिख सकते हैं that is number of nodes in the atom. वो होता है n minus 1। ये नोड्स होते हैं, ये नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स है। ठीक है, अब तक जो अपन ने पढ़ा उससे अपन को अगर क्वेश्चन मिल सकता है तो इस पार्ट से, या फिर अपन को इस पार्ट से। यहां से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहां से तो थोड़ा सा इस पार्ट से, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके बाद इस पार्ट से क्वेश्चन। ये तीनों इक्वेशन अपन को, अब आप इक्वेशन ही याद करते हो, कोई बात। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर अपन पूरा पढ़ेंगे तो अपना अक्टूबर भी जाएगा। फिर इस साल अपन 3-4 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे बस, है ना। इसलिए अपन वो पढ़ लेते हैं सर बोलो। सर इसे तो पूरा पढ़ ही नहीं सकती, तो अभी भी डेवलपमेंट में ही है ना, इसकी बहुत सारी चीजें नहीं पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं ना कि सर और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो बता दो, हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, वीडियो तो अपलोड कर दूंगा। भाई पहले वाले बच्चों को तो पढ़ाई होगा ना, भाई उनके पास टाइम था ना, कुछ भी मतलब करते रहो, वो लोग काफी मतलब पढ़ाते रहो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर अपन उतना पढ़ेंगे तो हो गया अपना काम, फिर तो अक्टूबर भी जाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगी नवंबर में, क्योंकि अपना टर्म 1 भी आएगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है ना जिनके आज मैं देख रहा था 1-2 एडमिशन तो आज भी है, नए एडमिशन, पता नहीं अब तक क्या कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता, है ना। तो वो गड़बड़ जाएगी सब। तो थोड़ा सा अपन, क्योंकि और एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इसके बाद वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा, और मेन पार्ट जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो इसके बाद शुरू होना है। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स एंड रेडियल नोड्स बाद में रिवीजन के टाइम तो हो जाएगा ना, रिवीजन भी तो होगा इन सब का। रिवीजन में तो क्वेश्चन ही करवाओगे आप बस, किस टाइप से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड, जैसे 1s है, अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, n माइनस l माइनस 1। तो इसमें n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 होता है, इसके लिए 0। अगर मैं 2s लिखूंगा तो 2 माइनस 0 माइनस 1। अगर मैं 3s लिखूंगा तो 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 हो जाएगा। अगर मैं
2p लिखूं तो नोड्स विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 2 है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है -1 0। अगर मैं 3p लिखूं तो नोड्स विल बी इक्वल टू 3 -1 -1 दैट इज इक्वल टू 1। 4p लिखोगे तो नोड्स विल बी इक्वल टू 4 -1 -1 दैट इज इक्वल टू 2। अब 5p लिखेंगे तो ठीक है, उसमें 3 हो जाएगा और क्या। अगर अपन 3d लिखेंगे, n का वैल्यू अपन को पता है 3 हो जाएगा, और l का वैल्यू d के लिए 2 होता है, वी नो दैट। तो उसमें जो नोड्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस d के लिए l का वैल्यू 2 होता है -1 0। 4d होगा तो नोड्स 1 आ जाएगा, बिकॉज 4 - 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। 5d होगा तो विल राइट दैट नोड्स विल बी इक्वल टू 5 - 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो स्पेरिकल नोड्स अपन को कैलकुलेट करना है। इसमें ये ध्यान रखो कि एंगुलर नोड पूछा है या स्पेरिकल एंड रेडियल नोड पूछा है। अब नोड्स इन द एटम तो n - 1 ही होता है, क्योंकि अपन कोई भी एटम लिखेंगे ना तो जितने शेल होंगे, जो शेल्स के बीच में जो होता है, मतलब यहाँ 2 शेल के 1 2 3, तो यहाँ पर जो नोड्स होते हैं ना वो 2 शेल के बीच में होता है। तो एक नोड इन दोनों के बीच में होगा, एक नोड इन दोनों के बीच में होगा। तो नोड्स हो गए 1 and 2 आर द नोड्स। 3 शेल थे तो 3 शेल आप लिखोगे 1 2 3, तो 3 - 1 किया अपन ने, 2 नोड्स लिख दिए, नंबर ऑफ नोड्स वैसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ना तो अपन से वेव मैकेनिकल मॉडल में कोई कैलकुलेशन पूछने वाला है, ना ही अपन से कोई सिग्निफिकेंस या बोर्न इंटरप्रिटेशन वगैरह कुछ पूछने वाले हैं। तो अपन से पूछेंगे शाई स्क्वायर सिग्निफाई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना अपन से ये सब पूछने वाले हैं। ये भी कुछ देंगे तो अपन को सारा कुछ देंगे एक क्वेश्चन में, आपको ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपन ने इतने वर्ड्स में लिख लिए ना, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स तो अभी भी पूरा नहीं हुआ ना, जैसे वेव मैकेनिकल मॉडल तो अभी भी कंप्लीट नहीं है ना, अपन इसलिए तो उसको बस दूर से पढ़ रहे हैं। किसको क्या बोलते हैं अब तो ये बता दो, क्वेश्चन कहाँ से आएगा अब तो ये बता दो, है ना। इसलिए अपन उसे पढ़ नहीं रहे, अपन तो क्वेश्चन बता दो आप कहाँ से आएगा, हम वैसे कर देंगे। तो एक तो अपन को ये 3 इक्वेशन याद रखनी है और एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये कैलकुलेशन अपन को आता है, क्योंकि हमें एन भी आता है, एल भी पता है क्या है, क्योंकि एल तो मैं सब शेल देख के बता दूंगा और एन में शेल को देख के बता दूंगा। अब अपन काम की बात करते हैं, जो अपन को चाहिए, जो मतलब ऑब्वियस सी बात एग्जाम में आएंगे वो मुझे पढ़ाना चाहिए, वो होते हैं ग्राफ, सब शेल। अपन से 3 टाइप के ग्राफ पूछे जाएंगे, अपन से 3 टाइप के ग्राफ पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। एक ग्राफ अपन से पूछा जाएगा 3 टाइप के ग्राफ में, एक ग्राफ होगा जो अपन को ड्रॉ करके देखने होंगे सब शेल्स के लिए, एक होगा ऑर्बिटल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस r फ्रॉम न्यूक्लियस, एक तो ये होगा। दूसरा आपको बताना पड़ेगा ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब शाई स्क्वायर, ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब शाई स्क्वायर, मतलब शाई स्क्वायर वर्सेस r, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और थर्ड टाइप के ग्राफ अपन से पूछेंगे ऑर्बिटल
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिर अपन से ये ग्राफ पूछेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये अपन से 3 टाइप के ग्राफ पूछेंगे। तो मैंने आपको पहले इसलिए ऐसे लिखा कि पहले तो ये ध्यान दो अच्छे से कि ग्राफ पूछा क्या है मुझसे। पहले तो वो ध्यान देना है क्योंकि मुझे ग्राफ पूछा किसका है, क्योंकि ये नहीं लिखा होगा शाई स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, अपन को सिर्फ ये लिखा होगा। तो पहले तो अपन को ये वर्ड में पहचानना है कि भाई पूछा क्या है ग्राफ से, क्योंकि तीनों के ग्राफ को बताना है। ये वाले ग्राफ इसके मॉडिफिकेशन है और ये वाले ग्राफ इसके मॉडिफिकेशन। इन ग्राफ को मॉडिफाई करके ये बनाए और इन ग्राफ को मॉडिफाई करके ये बनाए, वो तीनों मतलब ये मॉडर्न ग्राफ्स। तो चलो देखते हैं पहले वाले ग्राफ को अपन बनाते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ग्राफ में ही पूछेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। शाई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, अपन को एक बार पता है वैल्यू ऑफ शाई कैन वेरी फ्रॉम, ये लिखा हुआ है -∞ टू +∞, ये बने लिखा हुआ है। अब ना ग्राफ बनाने के लिए मतलब ऐसे अपन बना लेते हैं भाई, ग्राफ बनाने के लिए पहले अपन ऐसे कर लेते हैं। ये सपोज कर लेते हैं अपन, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाऊंगा मैं। अब जरूरी नहीं कि मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ, आपको पता है वो स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा सीधा आपको ग्राफ बताओ। ये 1s के लिए ग्राफ बताऊंगा, ये 2s के लिए, ये 3s के लिए, ये 4s के लिए। 4s बनाएंगे नहीं तो 2p के लिए बना दूंगा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये ऐसे ग्राफ होता है। अपन को पता है 1s का शेप स्फेरिकल होता है, शेप ऑफ s ऑर्बिटल स्फेरिकल, हम सबको पता है। और अपन ने पढ़ा हुआ भी है कि s का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, फुटबॉल जैसे स्फेरिकल। अब इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी, जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा। तो और अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही होता है कि आप एक टेनिस बॉल ले लो और उसके अंदर 2 फ्लाइज को छोड़ दो, मक्खियां छोड़ दो, तो उनके प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां होगी, सेंटर में, क्योंकि वॉल के पास जाएंगे तो वो टकराएंगे, तो इसलिए वो सेंटर में उनका जो प्रोबेबिलिटी होगा फाइंड करने का या होने प्रेजेंस होने का वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है अगर ये सेंटर पॉइंट है तो मुझे ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए कि भाई यहाँ तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और जैसे जैसे वहां से दूर जाओगे तो वो ग्राफ ऐसे होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी ना। यहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है जब अपन सेंटर में है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे मैं प्रोबेबिलिटी कम करता जाऊंगा। तो आप जैसे जैसे यहाँ ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप दूर बढ़ रहे हो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम करता जाऊंगा। आप ऐसे बना लो। तो जो ग्राफ अपन इधर बनाएंगे ना वो एक क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाएंगे अपन इधर, और अगर अपन से कहेंगे कि आप 2 क्वाड्रेंट का बना दो तो 2 क्वाड्रेंट का बना देंगे। भाई ये लो ऐसे हो, यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वो डिक्रीज होती जा रही है। अपन कहेंगे नहीं मैं यहाँ से पढ़ूंगा, तो हाँ यहाँ से पढ़ लो, इधर सेंटर में मैक्सिमम है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो अपन पढ़ेंगे एक क्वाड्रेंट से ग्राफ को, लेकिन वो सभी क्वाड्रेंट के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। ऐसे अगर आप कहोगे कि सभी क्वाड्रेंट को बना दो तो मैं इसी को ऐसे बना के और उसमें सभी क्वाड्रेंट को सिमेट्रिक बना दूंगा। तो इसका मतलब है कि 1s का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये 1s का ग्राफ शाई वर्सेस
r, the distance from the nucleus. तो अपन ये जो बना रहे हैं एक क्वाड्रेंट से बना रहे हैं. अगर आप दो क्वाड्रेंट पे बनाने के लिए बोलते हैं, दो क्वाड्रेंट पे ऐसे बना देता है, एक ऐसे बना देता है, एक ऐसे बना देता है. लोग दो क्वाड्रेंट पे बन गया ग्राफ. तो हमने वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से ये अपन ग्राफ बना रहे हैं. अब इसमें ना अपन नोड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नोड्स आपको कैलकुलेट करना आता है. नोड्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो n माइनस l माइनस 1 दैट इज स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स, ये कैलकुलेट करने होते हैं. अब जैसे इसमें कहेंगे तो नोड इसमें तो 0 था, लेकिन इसमें एक नोड आएगा, इसमें एक नोड्स है. तो ठीक है, अपन कहेंगे एक नोड्स है तो ड्रॉ कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा. तो कैसे ड्रॉ करें उसको, शाई वर्सेस आर का ग्राफ है, ये भी शाई वर्सेस आर का ग्राफ है. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. भाई न्यूक्लियस में 1s ऑर्बिटल था, 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल है. अब 2s ऑर्बिटल का मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा 2s ऑर्बिटल भी होगा स्फेरिकल. तो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के बीच में एक नोड आएगा. ये वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, एक नोड आएगा. तो अपन कहेंगे ठीक है, ये 1s का ग्राफ है जो आपने लिखा हुआ है, और ये 2s का ग्राफ है. तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं. तो इसका ग्राफ जो बनाएंगे अपन वो ऐसे बनाएंगे. ये नोड है, ये 1s और ये 2s. 1s और 2s के बीच में एक नोड होगा. इधर ये ग्राफ जो अपन ने बनाया है, मैं उसको थोड़ा और ऐसे बना देता हूं. पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं क्यों ऐसे एस का ग्राफ बना रहा हूं. तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि अपन जो यहाँ पर बना रहे थे, ऐसे ग्राफ बना रहे थे, तो ये एस ऑर्बिटल था, ये 2s ऑर्बिटल है. तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ऐसे बनाया, फिर मैं एक ऐसे बनाऊंगा, फिर मैं एक ऐसे बनाऊंगा. तो देख यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से अपन इधर आए, तो ये 1s हो गया, और ये इन दोनों के 1s और 2s के बीच में एक नोड, ये वाले पॉइंट के ऊपर नोड. तो वो नोड्स अपन बना रहे हैं. तो वेव मैकेनिकल मॉडल में जैसे जैसे अपन वेव बनाएंगे दोनों डायरेक्शन में, अपन ऐसे बना रहे हैं. भाई अपन ने ऐसे वेव बनाया था, ऐसे वेव बनाए थे अपन ने. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था कि अपन ऐसे वेव बना रहे हैं. वेव मैकेनिकल मॉडल इसी को बोलते हैं. तो इधर एक 1s ऑर्बिटल है, इधर एक 2s ऑर्बिटल है. 1s और 2s के बीच में एक नोड है, और वो ये नोड है. इधर 1s ऑर्बिटल है तो अपन ने ऐसे बनाया. अब अपन ने यहां से बना के देखो, ये एक नोड आ गया 1s और 2s के बीच में. दैट इज हाउ वी पैटर्न द नोड्स. अब अगर अपन 3s की बात करेंगे तो अपन कहेंगे 3s में अपन ऐसे और बना देंगे. तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये एक और नोड आएगा 2s और 3s के बीच में, और ये ग्राफ है. तो इसका मतलब है अभी ग्राफ आप वैसे बना किलो बना दिया. साई वर्सेस आर, 1s था कि 2s था कि 3s था, वेव्स के हिसाब से. और वेव मैकेनिकल मॉडल में अगर अपन वापस ऐसे 4, अब 2p आ गया, वैसे अपन 4s भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स, ये 1 नोड हो गया. यहाँ पर 3s में अपन लिखेंगे तो नोड इक्वल टू 3 आएगा, वो 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 नोड्स आ रहे हैं. तो अपन ने 3 माइनस, मतलब पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अपन को पता है नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो 3 माइनस 0 माइनस 1 ना 2 नोड्स. और 2p की बात करेंगे अपन तो शाई वर्सेस, अगर अपन r का ग्राफ बनाए तो ऑब्वियस सी बात है 2p तो अपन इससे दूर बनाएंगे, और p ऑर्बिटल अपन ऐसे बनाएंगे. The p orbital will be like this. There is no nodes. और अगर मैं 3p ऑर्बिटल बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा.
3p ऑर्बिटल, इट विल बी लाइक दिस। ये 2p है, एक नोड आएगा और ये 3p है, ये 2p है और ये 3p है, और जब आप x एक्सिस को टच करोगे तो वहां नोड्स होगा, तो हमने x एक्सिस को टच नहीं किया, यहाँ पर एक ही नोड बनाया, मैंने यहाँ पर टच नहीं किया x एक्सिस को, दिस इज नोड, इसमें एक नोड है 3p ना, 3 माइनस 1 माइनस 1, सो एक नोड, दैट इज अ नोड। सिमिलरली अगर मैं 4p बनाऊंगा तो 4p में ऐसे बनाऊंगा, नोड विल बी इक्वल टू 2 होगा, और इसको मैं बनाऊंगा शाई वर्सेस आर, तो ये हो गया 2p के लिए, ये 2p 3p और ये 4p, ये 2p है, ये 3p है, ये 4p है, दो नोड्स आएंगे, ये मैंने दो नोड्स बनाए, वेव बना रहा हूं मैं, तो अगर मैं यहाँ पर अब शाई वर्सेस आर में मैं 3D बनाऊंगा तो नोड विल बी इक्वल टू 0, और 3D का ग्राफ विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे है, क्योंकि अब इसमें क्या था, अपन कहेंगे इसमें तो 2p में ना 2p न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास होगा, लेकिन 3p थोड़ा दूर होगा, तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा, बट इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक जैसा होगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से अलग अलग होगा, 3p ज्यादा दूर होगा क्योंकि वो थर्ड शेप है और वो 2p है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर शाई वर्सेस, बट आपने तो कहा था शाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि शाई का वैल्यू तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शाई का वैल्यू तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसलिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हाँ, तो शाई के वैल्यू को स्क्वायर कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो क्या, फिर ये नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर में अपन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना लेंगे। सर बोलो। सर फिजिक्स लेक्चर भी अभी 5 मिनट मैं में। भी यही कहने वाला था बेटा, मैं भी यही कहने वाला, इसलिए तो रुक गया, तो अपन रुक जाते हैं, चलो भाई यहाँ पर रुकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, चलो थैंक यू।